सभी विद्यार्थी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, सुगम हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम समाज से संबंधित अध्ययन करने वाले हैं। आइए सीधे सीधे ही अपनी प्रश्नोत्तरी पर हम चर्चा करते हैं। समाज से संबंधित पहला प्रश्न है, निम्न में असंगत कथन बताइए। पहला विकल्प है, समास का विलोम व्यास होता है। सामासिक पद हमेशा संधि के उदाहरण होंगे। सामासिक पद सभी प्रकार के शब्दों से बनाया जा सकता है। सामासिक पद को ही समस्त पद कहा जाता है। तो समास के विषय में मित्रों आपको असंगत कथन बताना है। पहला विकल्प, समास का विलोम व्यास होता है। कथन बिल्कुल सही है। समास का विलोम व्यास होता है और संधि का विलोम विग्रह होता है। सामासिक पद हमेशा संधि के उदाहरण होंगे, ये गलत है। सामासिक पद सभी प्रकार के शब्दों से बनाया जा सकता है, ये भी सही है। सामासिक पद को ही समस्त पद कहा जाता है, ये भी सही है। दूसरा विकल्प इसमें असंगत है। क्यों असंगत है मित्रों? देखिए, विकल्प ये कह रहा है सामासिक पद हमेशा संधि के उदाहरण होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सामासिक पद तो सभी प्रकार के शब्दों से बनाया जा सकता है। सभी प्रकार के शब्दों से तात्पर्य है, चाहे तत्सम शब्द हो, चाहे देशज शब्द हो, चाहे विदेशज हो, चाहे तद्भव शब्द हो, चाहे संकर शब्द हो, सभी प्रकार के शब्दों से सामासिक पद बनते हैं। लेकिन संधि के अंतर्गत आने वाले उदाहरण तत्सम होते हैं, क्योंकि संधि संस्कृत का विषय है। इसीलिए सामासिक पद हमेशा संधि के उदाहरण होंगे। ये कथन असंगत हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, निम्न में अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। आपको अव्ययीभाव समास का उदाहरण देखना है। पहला विकल्प है यथाशक्ति, दूसरा भरपेट, तीसरा बेखबर और चौथा है हस्तगत। तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। इसमें चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, हस्तगत। ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हस्तगत का मतलब है हस्त को गया हुआ। यथाशक्ति अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। यथा अव्यय है। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, और पहले पद के अव्यय होने से पूरा की पूरा सामासिक पद ही अव्यय हो जाता है। और अव्यय का तात्पर्य होता है वह सामासिक पद जो लिंग वचन विभक्ति के आधार पर परिवर्तित ना हो। अव्यय के रूप नहीं चलते साथियों। संस्कृत में अव्यय कहते हैं और हिंदी में अविकारी शब्द या अविकारी पद कहा जाता है। अव्ययीभाव समास का उदाहरण यथाशक्ति, यथासाध्य, यथावसर, यथानुरूप। भरपेट में भर अव्यय है। यथाशक्ति में यथा अव्यय है। बेखबर में बे यानी जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्गों को भी अव्यय कहा जाता है। ठीक है, तो पहला विकल्प यथाशक्ति, दूसरा भरपेट, तीसरा बेखबर, ये तीनों ही अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं, लेकिन हस्तगत तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ये बताना है आपको। वन मानुष, मृगछोना, ठकुर सोहाती, पाषाण हृदय। तो वन मानुष तत्पुरुष समास का उदाहरण है। वन में रहने वाला मानुष। मृग छोना, मृग का छोना तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठकुर सोहाती, ठकुर को सुहाने वाली, अच्छी लगने वाली। लेकिन पाषाण हृदय शब्द जो है ये उपमेय और उपमान वाला उदाहरण है। हृदय के लिए पाषाण उपमान प्रयुक्त हुआ है, और जहाँ उपमेय उपमान या उपमान उपमेय का भाव होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो चौथा विकल्प कर्मधारय समास का उदाहरण है। बाकी तीनों जो विकल्प हैं ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। आपको अव्ययीभाव समास के उदाहरण का चयन करना है। 4 विकल्प हैं, सप्रसंग, प्रसंगानुसार, धैर्यपूर्वक, उक्त सभी। तो बताइए मित्रों कौन सा विकल्प सही होगा? अव्ययीभाव समास का उदाहरण आपको बताना है। तो सप्रसंग अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। प्रसंगानुसार अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। धैर्यपूर्वक भी अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। चारों विकल्प बिल्कुल सही हैं। सप्रसंग में स उपसर्ग है, प्रसंग सहित, सहित का भाव है, सहित अव्यय होता है। प्रसंगानुसार प्रसंग के अनुसार, अनुसार भी अव्यय होता है। धैर्यपूर्वक, धैर्य पूर्वक, धैर्य के साथ। तो पूर्वक है, अनुसार है, ये अव्यय हैं। इसका मतलब
सभी विकल्प जो हैं अव्ययीभाव समास के उदाहरण होंगे। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। प्रसंगानुसार शब्द जो है कई बार विद्यार्थी मित्रों को भ्रमित करता है। प्रसंग के अनुसार विद्यार्थी मित्र ये मान के चलते हैं का, की, के का प्रयोग हो जाता है, तत्पुरुष समास होता है, ऐसा नहीं है। विग्रह करते हैं आप प्रसंग के अनुसार, तो के अनुसार आ रहा है और के अनुसार अव्यय है। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आपको तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है वाला विकल्प चुनना है। प्रफुल्ल कमल, देशाटन, धर्म विमुख, कृष्णार्पण। तो देखिए मित्रों कौन सा होगा। देशाटन, देश में अटन, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। इसका मतलब तीनों विकल्प तत्पुरुष समास के हैं। प्रफुल्ल कमल तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। प्रफुल्ल कमल, प्रफुल्ल है जो कमल, खिला हुआ है जो कमल, इसका मतलब ये जो शब्द है पहले वाला विकल्प ये कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में करण तत्पुरुष का उदाहरण बताइए। तो हम जानते हैं तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष होता है एक समानाधिकरण तत्पुरुष होता है। और व्यधिकरण तत्पुरुष जो है वो कारकों के आधार पर विभाजित किया जाता है। और कारकों के विषय में भी हमें अच्छी से जानकारी है। तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन को छोड़ करके शेष सभी कारक चिन्हों का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष में को का लोप हो जाता है, करण में से का लोप होता है, से या के द्वारा का। संप्रदान के लिए होता है। अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध का, की, के। अधिकरण में, पे, पर ये होते हैं। तो रोकड़ वही, रोकड़ के लिए वही। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। शरहत, शर से हत, शर का मतलब बाण है, ठीक है। हत का मतलब होता है घायल, शर से हत। और कला प्रवीण का मतलब होता है कलाओं में प्रवीण। अब इसमें देखना है हमें करण तत्पुरुष का उदाहरण। रोकड़ बही, रोकड़ के लिए बही। कामचोर, काम से जी चुराने वाला यानी भागने वाला, अलग होने के अर्थ में हो गया। शरहत, शर से हत, शर के द्वारा हत, आहत, ठीक है। इसका मतलब करण तत्पुरुष का उदाहरण हो गया तीसरा वाला विकल्प। तीसरा विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। रोकड़ वही, रोकड़ के लिए वही, संप्रदान में हो जाता है। कामचोर, काम से जी चुराने वाला, भागने वाला, दूर हटने वाला, अलग होने के अर्थ में अपादान तत्पुरुष हो जाता है। कला प्रवीण, कलाओं में प्रवीण, तो ये अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। तो कला प्रवीण अधिकरण तत्पुरुष का, रोकड़ वही संप्रदान तत्पुरुष का, कामचोर अपादान तत्पुरुष का, और शरहत जो है ये है करण तत्पुरुष का उदाहरण। तो मित्रों इसमें सही विकल्प हो गया तीसरा, शरहत। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। निम्न में सही विग्रह नहीं हुआ है। इस तरह के प्रश्न भी मित्रों पूछे जाते हैं, पहले प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। बैलगाड़ी, बैलों से चलने वाली गाड़ी। मालगाड़ी, माल से चलने वाली गाड़ी। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। और चील गाड़ी, चील के समान उड़ने वाली गाड़ी। देखिए मित्रों समास विग्रह, विग्रह में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सामासिक पद है उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। दूसरी बात, आप सामासिक पद का जब विग्रह करते हैं तो यथासंभव उन्हीं पदों का प्रयोग किया जाए जो सामासिक पद में प्रयुक्त हैं। पर्याय शब्दों का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए जहाँ तक संभव हो, और सामासिक पद का अर्थ स्पष्ट हो जाए। ये है सामासिक विग्रह की मुख्य बात। तो बैलगाड़ी बैलों से चलने वाली गाड़ी है, ये सही विग्रह है। मालगाड़ी माल से चलने वाली गाड़ी नहीं होती मित्रों, ये विग्रह गलत है। माल को लाने या ले जाने वाली गाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी, है ना, माल को ले जाने वाली गाड़ी, इस तरह से विग्रह होना चाहिए था। रेलगाड़ी रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये सही है। और चील गाड़ी चील के समान उड़ने वाली जो गाड़ी है वो चील गाड़ी है। तो इसमें दूसरा जो विकल्प है इसका सही विग्रह नहीं हुआ है, ठीक है। और इस तरह के जो उदाहरण होते हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, लुप्त पद तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाते हैं। इस तरह के बैलगाड़ी है, रेलगाड़ी है, चील गाड़ी है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं अब हम। निम्न में सामासिक पद का सही विग्रह नहीं है, सामाजिक लिख गया है मित्रों, सामासिक शब्द है, सामासिक। तो निम्न में सामासिक पद का सही विग्रह नहीं है, आपको देखना है सामासिक पद दिया हुआ है, सामने उसका विग्रह है, तो सामासिक पद का सही विग्रह नहीं है वाला विकल्प आपको चुनना है। कर्णफूल, कर्ण में पहनने के लिए फूल, कर्ण में पहना जाने वाला फूल। स्वर्णफूल, स्वर्ण से निर्मित फूल। हथफूल, हाथों से निर्मित फूल। रजत फूल, रजत से निर्मित फूल। तो देखिए मित्रों, कर्णफूल कर्ण में पहनने के लिए फूल सही है, या कर्ण में पहना जाने वाला फूल सही है। स्वर्णफूल स्वर्ण से निर्मित फूल होता है, ये भी सही है। हथफूल हाथ से निर्मित फूल, ये नहीं है साहब। हथफूल का मतलब ये है हाथों में पहने जाने वाला फूल। रजत फूल रजत से निर्मित फूल, ये भी सही है। तो इसमें तीसरा वाला जो विकल्प है वो गलत है। हथफूल सामासिक पद का सही विग्रह नहीं है ये, ठीक है। इसका मतलब तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा विकल्प संधि और समास दोनों का उदाहरण नहीं है? इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। शताब्दी, हंसवाहिनी, चतुर्भुज, दिगंबर। शताब्दी शब्द शत प्लस अवधि दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। हंसवाहिनी शब्द हंस प्लस वाहिनी। चतुर्भुज चतुहु प्लस भुज, ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। दिगंबर दिक् प्लस अंबर, व्यंजन का उदाहरण हो गया। शताब्दी दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। चतुर्भुज विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया। चतुहु प्लस भुज। दिगंबर जो है दिक् प्लस अंबर, व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। और हंस वाहिनी जो है ये किसी भी संधि का उदाहरण नहीं है। ये शब्द है हंस प्लस वाहिनी, यानी दो पदों के योग से ये शब्द बना है हंस वाहिनी। और समास की भी खैर विशेषता यही होती है, दो पदों का योग होता है, और सभी विकल्पों में दो पदों का योग है। शत प्लस अवधि, यहाँ दो पद हो गए। चतुहु प्लस भुज, यहाँ दो पद हो गए। दिक् प्लस अंबर, यहाँ दो पद हो गए। हंस वाहिनी, यहाँ भी दो पद हो गए। तो सामासिक पद तो ये चारों हैं, लेकिन हमें वो उदाहरण चुनना है जो सामासिक पद तो है लेकिन संधि का उदाहरण नहीं है। तो हंस वाहिनी शब्द सामासिक तो है लेकिन संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यहाँ दो पदों का मेल हुआ है। दो पदों का मेल हुआ है, प्रथम पद है हंस और दूसरा पद है वाहिनी। दोनों पदों का मेल हो गया। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और द्वितीय पद की प्रारंभिक ध्वनि भी निकट आई, लेकिन कोई ध्वनि विकार नहीं हुआ। और संधि की ये प्राथमिक शर्त है कि ध्वनि विकार अवश्यंभावी है, अवश्य होना चाहिए। इसका मतलब हंस वाहिनी शब्द एक ऐसा विकल्प है जो संधि और समास दोनों का उदाहरण नहीं है। समास का उदाहरण है लेकिन संधि का उदाहरण नहीं है। शताब्दी संधि और समास दोनों का उदाहरण है, सामासिक पद है। शत अब्दों का समूह समाहार द्विगु समास के अंतर्गत आता है। चतुर्भुज शब्द ये बहुब्रीय समास के अंतर्गत चला जाता है। भगवान विष्णु के लिए वह है जिसकी चार भुजाएं हैं। दिगंबर शब्द ये भी वहाँ चला जाता है आपका बहुब्रीय समास के अंतर्गत। दिक् हैं यानी दिशाएं ही हैं जिसके अंबर, ठीक है। तो ये शताब्दी, चतुर्भुज, दिगंबर ये संधि और समास दोनों के हैं। हंस वाहिनी केवल समास का है, ठीक है। और कौन से समास का है ये भी आप जानते हैं, ये बहुब्रीय समास का उदाहरण है, ठीक है। माँ शारदे के लिए प्रयुक्त होता है हंस वाहिनी शब्द, वह जिसका वाहन हंस है वो हंस वाहिनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है वाला विकल्प आपको देखना है। लूटमार, भूतत्व, चाय पानी, आमने सामने। तो मित्रों इसमें सही विकल्प बताइए कौन सा होगा जो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। भूतत्व नहीं होगा, क्योंकि लूटमार हो जाएगा लूट कोमा मार आदि, ठीक है। चाय पानी चाय कोमा पानी आदि। आमने सामने सामने आदि, ठीक है। तो हम जानते हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत यानी द्वंद्व समास के तीन उपभेद होते हैं।
इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में जब विग्रह करते हैं तो और एवं तथा का प्रयोग किया जाता है। वैकल्पिक द्वंद्व में जब विग्रह करते हैं तो या अथवा का प्रयोग किया जाता है। और समाहार द्वंद्व में जब हम विग्रह करते हैं तो दो सामासिक पदों के बाद में आदि का प्रयोग कर दिया जाता है। खैर, भूतत्व जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। भू का तत्व, भूमि का तत्व। ठीक है। लूट मार द्वंद्व का है, चाय पानी द्वंद्व का है, आमने सामने, अड़ोस पड़ोस, अगल बगल, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। चाय पानी, हुक्का पानी, दाल रोटी, इस तरह के। लूट मार है, मार काट है, इस तरह के शब्द द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। चलिए, भूतत्व इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। आप जानते हैं द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। कभी कभी दूसरा पद संख्यावाची विशेषण हो जाता है और पहला पद संज्ञा या प्रधान हो जाता है। यानी कि एक संख्यावाची विशेषण का होना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वह पहले पद के रूप में आ जाए चाहे द्वितीय पद के रूप में आ जाए। पनसेरी 5 शेरों का समाहार, सतनजा 7 प्रकार के अनाजों का समाहार, षडानन 6 हैं आनंद जिसके, तिकोना 3 कोनों वाला। ठीक है। तो देखिए यहाँ जो षडानन शब्द है ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। वह जिसके षट आनन है, कार्तिकेय के लिए प्रयुक्त होता है। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आने वाला सामासिक पद पूरा की पूरा ही किसी का विशेषण होता है, किसी की विशेषता बताता है। तो भले ही षडानन शब्द 2 पदों के योग से बना है, षट प्लस आनन के योग से, लेकिन यहाँ पर मित्रों ये दोनों ही पद मिलकर के किसी तीसरे के विशेषण बन गए हैं। ये कार्तिकेय का विशेषण है, केवल कार्तिकेय के लिए ही प्रयुक्त होगा, किसी अन्य विशेष्य के लिए ये विशेषण प्रयुक्त नहीं होगा। तो पनसेरी, सतनजा, तिकोना ये द्विगु समास के उदाहरण हैं और इनमें द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। षडानन ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न है, निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण है। आपको कर्मधारय समास का उदाहरण देखना है। आप कर्मधारय समास की परिभाषा जानते हैं। इसमें पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। कभी कभी विशेषण और विशेष का क्रम बदल जाता है, कभी कभी दोनों ही पद विशेषण हो जाते हैं, है ना। और उपमेय और उपमान का भाव भी कर्मधारय समास में पाया जाता है। तो कई इसके तरीके हैं कर्मधारय समास को पहचानने के। तो देखिए, पीताम्बर, विद्यालय, अमंगल और कालाशाह। तो पीताम्बर कर्मधारय समास का उदाहरण। ठीक है। विद्यालय, अमंगल और कालाशाह। अब इन विकल्पों में अगर हम देखें मित्रों तो कालाशाह जो शब्द है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। जो काला है, जो स्याह है, कालाशाह। जो काला है, जो स्याह है, लाल सुर्ख। जो लाल है, जो सुर्ख है या बिल्कुल लाल, गोरा चट्ट, बिल्कुल गोरा। तो इस तरह से साथियों काला स्याह जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। पीताम्बर जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं इन विकल्पों में। ठीक है। पीताम्बर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, वह जिसके पीत अंबर हैं। पीताम्बर शब्द भगवान विष्णु के लिए प्रयुक्त होने वाला विशेषण है, श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होने वाला विशेषण है। विद्यालय विद्या का आलय तत्पुरुष समास है। अमंगल भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत चला जाता है। नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत न मंगल विग्रह हो जाता है, न मंगल, अमंगल। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? चौथा विकल्प काला स्याह, जो काला है, जो स्याह है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, काला स्याह, लाल सुर्ख, हरा कच्च, लाल चट्ट। ठीक है। इस तरह के उदाहरण कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। पीताम्बर बहुब्रीहि का हो गया, विद्यालय तत्पुरुष समास का, अमंगल भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्योंकि तत्पुरुष समास के जब उपभेदों की हम चर्चा करते हैं तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है एक नए तत्पुरुष समास। ठीक है। जिसमें पहला पद जो होता है वो निषेधात्मक होता है। नए तत्पुरुष समास में मित्रों इस तरह से मैं आपको बताऊं,
न ये चवर का पंचम वर्ण है नए तत्पुरुष समास, जिसमें पहला पद निषेधात्मक होता है। जैसे अनिच्छा शब्द है तो न इच्छा, अमंगल है न मंगल, अनभिज्ञ है तो न अभिज्ञ। इस तरह से इनमें सामासिक पदों का विग्रह किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में द्विगु समास का उदाहरण है। आपको द्विगु समास के उदाहरण का चयन करना है। पहला विकल्प है दुअन्नी, दूसरा त्रिलोचन, तीसरा सहस्राक्ष, चौथा है चतुर्भुज। तो देखिए द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा इसमें दुअन्नी, दो आनों का समाहार। दुअन्नी का मतलब होता है दो आनों का समाहार। चवन्नी का मतलब चार आनों का समाहार होता है। अठन्नी का मतलब आठ आनों का समाहार होता है। तो ये द्विगु समास के उदाहरण है। त्रिलोचन बहुब्रीहि समास का उदाहरण, ठीक है, वह जिसके तीन लोचन हैं, भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है। सहस्राक्ष वह जिसकी सहस्र अक्षी है। चतुर्भुज वह जिसकी चार भुजाएं हैं। तो ये तीनों विकल्प जो हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये बहुब्रीहि समास के हैं। और दुअन्नी जो है ये द्विगु समास का उदाहरण है। देखिए मित्रों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि द्विगु समास में एक पद संख्यावाची विशेषण होगा और दूसरा पद जो होगा वो संज्ञा या प्रधान पद होगा, संज्ञा पद होगा। लेकिन बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आने वाला जो सामासिक पद होता है, पूरा की पूरा सामासिक पद जो दो पदों के योग से बना हुआ है, पूरा की पूरा सामासिक पद किसी तीसरे का विशेषण होता है। तो त्रिलोचन भगवान शिव का विशेषण हो गया। तो इसी तरह से ये विशेषण पद हैं। अगला देखिए आप, निम्न में वैकल्पिक द्वंद्व का उदाहरण आपको बताना है। मैंने बताया आपको तत्पुरुष समास के द्वंद्व समास के तीन उपभेद होते हैं। वैकल्पिक द्वंद्व होता है, इतरेतर द्वंद्व होता है और समाहार द्वंद्व होता है। वैकल्पिक द्वंद्व के अंतर्गत आने वाले जो सामासिक पद हैं मित्रों, उसमें वो पद एक दूसरे के विपरीतार्थी होते हैं और विग्रह करने पर या अथवा में से किसी एक पद का प्रयोग किया जाता है। तो हरिहर ये इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है, हरि और हर। लोटा डोर, लोटा और डोर, ये भी इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, ये भी इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। आजकल, आज या कल, ये एक दूसरे के विपरीतार्थी हो गए और जो एक दूसरे के विपरीतार्थी पद होते हैं वहाँ होता है वैकल्पिक द्वंद्व। तो चौथा विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए आप, शेषशाही शब्द में समास है। तो शेषशाही शब्द में समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो मित्रों इसमें सही आंसर है बहुब्रीहि समास। वे जो शेष पर शयन करते हैं, इसका मतलब भगवान विष्णु का विशेषण है ये। और ऐसा सामासिक पद जो किसी तीसरे का विशेषण हो, वहाँ पर होता है हमारा बहुब्रीहि समास। तो शेषशाही बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तीसरा विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से मित्रों हमने 15 प्रश्नों पर चर्चा की है। वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए अधिक मैंने व्याख्या भी नहीं की है और आपने वीडियो को अंत तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय श्री कृष्णा।